हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, द हिंदू में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है वीट को लेके, गेहूं के लेके। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में गेहूं को लेकर एक क्राइसिस मचा हुआ है। आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सीन चल रहा है गेहूं को लेके। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं ताकि ये पूरा इशू समझने में हमें ईज हो। दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का वो है रसिया। रसिया पूरी दुनिया में तकरीबन 18% एक्सपोर्ट करता है वीट को। साथ ही साथ यूक्रेन जो है वो टोटल दुनिया को 7% वीट का एक्सपोर्ट करता है। यानी टोटल दोनों मिला के तकरीबन 1/4 दुनिया का गेहूं को सप्लाई करते हैं। लेकिन ये दोनों वार में फंसे हुए हैं। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें जो एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को गेहूं का, वो है सबसे पहला टॉप पे है रशिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, फिर कनाडा है, उसके बाद फ्रांस है और फिर यूक्रेन है। ये टोटल 5 कंट्री हैं जो पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा तकरीबन 74% वीट का एक्सपोर्ट करवाते हैं। और ये भी अमाउंट वाइज, डॉलर वैल्यू। ठीक है, ये नहीं कि कितना क्वांटिटी वाइज, नहीं, अमाउंट वाइज कितना कौन कितने ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफ़र करता है वीट का। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का पोजीशन है वीट एक्सपोर्ट में, वीट प्रोडक्शन में वो है सेकंड पोजीशन। जैसे फर्स्ट पोजीशन है रसिया का, उसी प्रकार सेकंड पोजीशन है इंडिया का वीट प्रोडक्शन में। यहाँ पर ये फैक्ट देख सकते हैं आप। दुनिया में जितना भी वीट प्रोडक्शन होता है उसका 13.5% जो है वीट प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने बैन कर दिया था वीट को कि हम अब फॉरेन कंट्रीज़ को, खासकर यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं उनको वीट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके चलते बहुत बवाल कटा। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, खासकर G7 के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंडिया का बहुत पुरजोर विरोध किया कि इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है, वीट एक्सपोर्ट को वो कैसे रोक सकता है। आप इस इमेज में देखिए, तकरीबन 4000 ट्रक्स जो है कंडला पोर्ट कहाँ पे है? कंडला पोर्ट जो है आपका गुजरात में है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जो कि कंडला पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, गुजरात में। यहाँ पर तकरीबन 4000 ट्रक्स जो है रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिन पर गेहूं लदा हुआ है, लेकिन इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सक रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि कुछ दिनों तक हम अपना वीट जो है, गेहूं जो है, उसको हम फॉरेन कंट्रीज में नहीं भेजेंगे। इसका कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2-3 रीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। पहला रीज़न तो ये है कि उनको लगता है कि जो है अभी कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये वीट एक्सपोर्ट को बैन किया गया है कुछ दिन के लिए। उसके अलावा दूसरा रीज़न जो है, उनको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन तकरीबन पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा है। 7.74% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो कि पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसके चलते इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है इंडिया को, इसलिए इंडिया ने कहा है कि गेहूं को हम एक्सपोर्ट करना रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे खुद के लोगों को खाने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम दुनिया को क्या देंगे। तीसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने के कारण से क्या हुआ है कि हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हीट वेव बढ़ने के कारण से क्या हुआ है कि जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है वो घट गया है इंडिया में, जिसके चलते उनको लगता है कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए वीट का, वरना अपने यहाँ अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी जो पीडीएस शॉप्स के थ्रू जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो लोगों को 2 रुपये किलो या 5 रुपये किलो गेहूँ और चावल जो है मिलता है, उसको गवर्नमेंट ने रोक दिया है कि गेहूं का जो टोटल तकरीबन 5 से 7 किलो दिया जाता था, उसको उसकी जगह पर रिप्लेस करके राइस को अब दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि जो गेहूं है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टॉक है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, इसके चलते जो ये फैसला लिया गया है कि अब जो पीडीएस शॉप्स के थ्रू जो गेहूँ दिया जाता था लोगों को, वो भी कम कर दिया गया है। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या ओवरऑल पता चलता है कि जो गेहूं जो है उसका टोटल जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि गेहूं को लेके एक क्राइसिस मचे। एक फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है गेहूं का। गेहूं का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? तो इजिप्ट जो है वो गेहूं का लार्जेस्ट या बिगेस्ट इंपोर्टर कह सकते हैं वीट का है। ठीक है, तो बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट इज इजिप्ट। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इजिप्ट जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है गेहूं का, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने यहाँ गेहूं। ठीक है, और उसके अलावा किन को एक्सपोर्ट किया जाएगा? उन कंट्रीज़ को किया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, हमको आप गेहूं प्रोवाइड कीजिए, हमारे यहाँ गेहूं को लेके क्राइसिस है, तो उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा गेहूं। भारत जो है वो वीट का प्रोडक्शन करता है 107.59 मीट्रिक टन हर साल।
और ये मोस्टली क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ये सभी गेहूं का यूज़ करते हैं। मुश्किल से 1%, इसका सिर्फ 1% जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल जो बार बार उठ रहा था वो ये उठ रहा था, क्या क्या इंडिया रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल जो ये वीट क्राइसिस हुआ है, क्या इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका जवाब है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया मुश्किल से 1% जो है वो गेहूं का एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, और टोटल तकरीबन 25% गेहूं का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है रसिया और यूक्रेन के द्वारा, और वो दोनों किस में फंसे हुए हैं, वॉर में फंसे हुए। तो इसके चलते पूरा जो ग्लोबल जो वीट क्राइसिस हुआ है ये इसके चलते हुआ है। वीट का प्राइस जो लगातार इस कदर बढ़ रहा है, सबसे पहले यहाँ देखिए कि 456 यूएस डॉलर के हिसाब से बढ़ गया है पर टन, जो कि पहले 240 के आसपास था। तो इसका मतलब है कि तकरीबन दुगने से ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम वीट की प्राइस यूरोपियन मार्केट और खासकर यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन मार्केट में, खासकर जो इजिप्ट वाला रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका जो प्राइस है वो सर्ज कर गया है। तो एक क्वेश्चन बार बार उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इस प्राइस राइज के पीछे? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ 1% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है वीट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि जब कोई कंट्री जो मेजर एक्सपोर्टर था वीट का, अगर वो वॉर में है और भारत के पास स्टॉक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी थी कि वो उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करे जिनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि इजिप्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम वीट की, वहाँ पे एकदम वीट के कारण से बहुत एक क्राइसिस मच गया है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हाँ हम करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे इजिप्ट को, और उस रिलैक्सेशन के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि इजिप्ट और जो भी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि इजिप्ट, जैसे कि सोमालिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम वीट की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि ऐसे कंट्री जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके पास बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ इंडिया ने कहा है कि देखो हम पहले 7 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट करते थे, पहले हम एक्सपोर्ट कितना करते थे, 7 मिलियन टन का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम उसको बढ़ा के 10 मिलियन टन करेंगे एक्सपोर्ट। तो जाहिर सी बात है 3 मिलियन टन बढ़ाया गया है अभी हाल फिलहाल के वीट क्राइसिस को देखते हुए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है? ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इसमें क्या हुआ था आपको पता है? बाली समिट आपने पढ़ा हो, बाली समिट, या फिर पीस क्लास के बारे में पढ़ा हो, पीस क्लॉज के बारे में पढ़ा हो। पीस क्लॉज में क्या था कि देखो इस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट और पीस क्लॉज और जो बाली में सबमिट हुआ था, इसमें कुछ चीज़ें निकल के आई थी। इसके तहत कहा क्या गया था कि जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है किसानों को, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आपने सुना होगा। तो जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत, उसमें हम अपने जो किसान हैं उनको 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, ऐसा क्लॉज है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में। लेकिन भारत कहता है कि देखो हमारे यहाँ किसान बहुत कमज़ोर हैं, सरकार को यानी हमको अलाउ कीजिए कि हम किसानों को ज़्यादा मदद कर पाएँ, 10% से ज़्यादा कीजिए, ठीक है, टोटल जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 10% से ज़्यादा कीजिए। तो अब गवर्नमेंट कह रही थी कि भैया हमको 10% से ज़्यादा देना है, लेकिन WTO का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है वो कहता है आप 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते सब्सिडी अपने किसानों को। अगर आप ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो आपके यहाँ जो गेहूँ या अदर क्रॉप्स हैं उनका जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक ट्रेड जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। हम ज़्यादा सस्ते में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया सस्ते में बेच पाएगी अपने यहाँ के क्रॉप्स को विदेशी मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने किसानों को। तो ये ना करें, इसके लिए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आया हुआ था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी कि देखो हमको ट्रेड फैसिलिटेशन में ये 10% के बजाय हमें 20% का डिस्काउंट दो, हम 20% अपने किसानों को सब्सिडी दे पाएँ। लेकिन तब तो माना नहीं गया था और कहा गया था कि अगर भारत ऐसा सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा तो भारत के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। उस टाइम ये बात कही गई थी। लेकिन चूंकि इंडिया ने बहुत एफर्ट मारा तो उसके बाद क्या किया गया, एक पीस क्लॉज लाया गया। पीस क्लॉज के तहत क्या किया कि जब तक हम कोई एक निश्चित जो है एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई कितना % सब्सिडी दी जाएगी, तब तक इंडिया जितना मर्जी है उतना सब्सिडी दे सकता है अपने किसानों को। तो एक पीस क्लॉज लाया गया था जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो वो अभी भी चल रहा है। उसी के तहत अब भारत इस टाइम जितना मर्जी होता है उतना सब्सिडी देता है, लेकिन अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है कि कितना सब्सिडी, ट्रेड फैसिलिटेशन में कितना सब्सिडी दे सकता है भारत।
तो इसके चलते भी बहुत इशू रहता है। तो अभी भारत कह रहा है फिर से कि भैया ट्रेड फैसिलिटेशन वाला जो एग्रीमेंट है उसको ठीक करो, हमको एक प्रॉपर निश्चित एक अमाउंट बताओ कि कितना हम सब्सिडी दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। ये पीस क्लॉज वाला मैटर है, इसको खत्म करो, क्योंकि 2025 तक ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और कुछ निकल के नहीं आएगा। तो पीस क्लॉज वाला मैटर सॉल्व कीजिए, ट्रेड फैसिलिटेशन में ठीक कीजिए, ये भारत का कहना था, जो अभी तक जो है माना नहीं गया, लागू नहीं हुआ है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे लौट के। वो ये था कि भारत जो है इतना एक्सपोर्ट कम क्यों कर रहा है। कम इसलिए कर रहा है क्योंकि ट्रेड फैसिलिटेशन के तहत आपने बहुत ज़्यादा सब्सिडी हमको प्रोवाइड नहीं करी। जब आप बहुत सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होगा या प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि क्या इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इस वीट क्राइसिस के लिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के हिसाब से ये बात निकल के आ रही है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस वीट क्राइसिस के लिए। खैर, इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके उन कंट्रीज को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा हीट वेव बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, हीट वेव बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला। उसके अलावा जब वीट का प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, जिसके चलते बहुत सारे गेहूं के फसल नुकसान हो गए थे। आपको याद होगा तो 3-4 महीने की बात, पहले महीने की बात है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गेहूं का नुकसान हो गया था, जिसके चलते जो वीट प्रोडक्शन है वो इंडिया में कम हुआ है पिछले सालों की तुलना में। साथ ही साथ ये वाला रीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही है कि भाई यूक्रेन में इन्वेडन हो गया किसका, रसिया का। तो रसिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन में, जिसके चलते क्या हुआ, यूक्रेन भी अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और रसिया के ऊपर बहुत सारे देशों ने बैन लगा दिया यूक्रेन में इन्वेडन के लिए। तो इसके चलते क्या हुआ है कि अब रसिया भी बहुत सारा एक्सपोर्ट रोक दिया है अपने यहाँ से, जिसके चलते ये ग्लोबल वीट क्राइसिस हो गई है। तो ये ओवरऑल था क्या इशू चल रहा है वीट को लेके पूरी दुनिया में, भारत का क्या स्टैंड है, भारत क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, साथ ही गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। देखो, गवर्नमेंट का सिंपल से स्टैंड है कि उन्होंने कहा है कि हाँ भाई 13 तारीख तक ये सारे बैन लगे हुए थे, अब कस्टम क्लियरेंस मिलना स्टार्ट हो गया है, जितना हमारे पास है हम कोशिश करेंगे उतना जो है अब आपको भेजें, लेकिन उन्हीं कंट्रीज़ को भेजेंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये कहानी अब तलक की है, बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।